Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in the Lakshya batch for Power Electronics Gate 2022. और आज बेटा हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। और आज हम क्या करेंगे ना, फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे और तरीके के लोड्स को जब इससे कनेक्ट किया जाता है तो हाउ डज इट बिहेव। मैंने अब तक आपको बता दिया है भाई हाईली इंडक्टिव लोड, मैंने बता दिया है आर लोड, मैंने बता दिया है आरएल लोड प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड, मैंने आपको सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कवर कर दिया है। अब आज मेरे पास टारगेट है इंडक्टिव लोड, बैटरी चार्जिंग एंड आरएलई लोड का। तो ये सारी चीजें जानेंगे डिटेल में एक एक बेसिक से, और समझेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टडी किए हैं कैसे आप उन्हें यहां पे कैरी ओवर कर सकते हो और उन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से इसका एनालिसिस भी पूरा कर सकते हो। चलो, सो लेट मी स्टार्ट बेटा फर्स्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैटर ये करता है कि जो हमारी पूरी टीम है कि वो क्या एफर्ट कर रही है। अगर आप देखो यार, हमारी पूरी टीम दिन रात एक करके काम करती है और ये मेक श्योर करती है कि बच्चों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचे, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, और वो आगे ही आगे बढ़ते रहें। इसके लिए एक के बाद एक इनिशिएटिव लाया जाता है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो या अनअकैडमी ऐप हो। तो अगर आपको हमारे सभी इनिशिएटिव एंजॉय करने हैं तो आपके पास अनअकैडमी ऐप होना बहुत जरूरी है। तो अनअकैडमी ऐप अभी इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप हमारे इनिशिएटिव्स को अनलॉक कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। अदर देन दैट बेटा देखो, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। तो इस लिंक पे अगर आप जाओगे तो यहां पे जाके ना अपकमिंग के अंदर आपको मिल जाएंगी मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस, ठीक है। अदर देन दैट बेटा आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे लाइव क्लासेस बाय ऑल द टॉप एजुकेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और सबसे बड़ी बात आपके सारे डाउट आंसर किए जाएंगे, ठीक है। मैं डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशली लाइव आता हूं डेली 5 PM ऑन अनअकैडमी ऐप फॉर प्लस यूजर्स। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है बेटा तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां प्लस के बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम होगी आपके साथ जो आपके सारे क्वेरीज आंसर करेगी। तो यहां पे अगर आप कोड यूज करते हो अंकित ESE तो इमीडिएटली आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हैं, जिसके बाद डेफिनेटली आपको मैं कदम कदम पे गाइड करूंगा और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑल विल गेट सॉल्व्ड। इसके अलावा बेटा देखो, ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है अभी कल ही से, इसमें आदित्य सर ने कंट्रोल स्टार्ट किया है। तो अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन लर्न फ्रॉम आदित्य कन्वल सर, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड EC। अदर देन दैट बेटा नेक्स्ट वीक से मेरा मशीन्स आ रहा है जिसमें 160 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट्स है, हर संडे टेस्ट होगा और आपको सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो यहां पे बेटा अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, 8 से 10 टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो मशीन के ऊपर कमांड बनना ऑब्वियस है। और इस संडे बेटा जो कॉम्बैट होगा दैट इज नॉट अ नॉर्मल कॉम्बैट, इट इज अ मेगा कॉम्बैट। इसके अंदर 500 लकी विनर्स को दिए जाएंगे प्राइजेस, जैसे iWatch, iPad, हेडफोन्स और Amazon वाउचर्स। तो बेटा इसके लिए एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी यूजिंग द कोड अंकित ESE, ठीक है, यूजिंग द कोड अंकित ESE। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपके कहने से हम लोगों ने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है, तो आप प्राइस हाइक को बीट कर सकते हो, इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मशीन्स का कोर्स भी आ रहा है और अभी मिनिमम प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। अभी ज्वाइन करोगे अंकित ESE से तो 1 ईयर फीस होगी आपकी
27 225, 18 मंथ्स होगी 34,650 और 2 ईयर होगी बेटा 39,600। तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 ईयर्स के लिए जाना। मिनिमम पर मंथ फीस होती है जो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो और चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45 225, आइकॉनिक 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा मैं बोलूंगा कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। चलो शुरू करें फिर। वेलकम आयुष बेटा, अच्छी बात है अगर टाइम पे आ गए हो। तो बेटा आज का डिस्कशन मैं स्टार्ट करता हूं इंडक्टिव लोड से। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्योरली इंडक्टिव लोड के बारे में हम क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं बेटा कि इसके अक्रॉस वोल्ट सेकेंड बैलेंस मस्ट बी अप्लाइड। करेक्ट, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों यहां पे कि जब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है V0 और इंडक्टर का करंट है I0, तो हम कहते हैं जब V0 पॉजिटिव होता है तो I0 इंक्रीज करेगा और जब V0 नेगेटिव होगा I0 रिड्यूस करेगा। ठीक है, V0 जब पॉजिटिव होगा तो I0 बढ़ेगा और जब V0 नेगेटिव होगा तो I0 घटेगा। अब इसके अंदर हम और क्या कंडीशन जानते हैं कि बेटा व्हेन T1 एंड T2 आर ऑन, जब T1 T2 ऑन होते हैं तो V0 होता है Vs। करेक्ट, और ये ऑन कहां से होते हैं? फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा। देखते चलिएगा बेटा। और जब मैं कहता हूं व्हेन T1 T3 इज ऑन, व्हेन T3 T4 इज ऑन, तब V0 होता है माइनस Vs। और ऐसा कहां से होता है बच्चों? ऐसा होता है ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा से। ठीक है, समझ आया यहां तक? मुझे बताओ यहां तक अगर मेरी किसी भी बात में कोई शक, अगर कोई भी शक है इसके अंदर तो मुझे बताइए। और ये मैंने V0 I0 वाला ऐसे लिखा है, देखो L di0 बाई dt। तो मैं कहता हूं जब V0 पॉजिटिव होगा तो I0 बढ़ेगा और जब मैं कहता हूं V0 नेगेटिव होगा तो I0 मेरा घटेगा। करेक्ट करेक्ट। मुझे बताओ बच्चों अगर यहां पे कोई डाउट है, अगर यहां पे आपको कोई भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना? अब यहां पे आगे चलते हैं। नहीं बेटा, अनकंट्रोल्ड हमने अलग से नहीं किया है फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि कंट्रोल्ड के अंदर अगर 0 रख दोगे अल्फा तो अनकंट्रोल्ड बन जाएगा। अनकंट्रोल्ड हाफ वेव हमने जरूर किया क्योंकि वहां से लोड्स का नेचर समझना था, लेकिन फुल वेव में हाँ अगर हम अनकंट्रोल्ड लेके आएंगे तो बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा, उसमें कुछ फायदा होना नहीं। तो जो ग्राफ आप अल्फा से शुरू कर रहे हो वो अनकंट्रोल्ड के लिए 0 से शुरू कर लो। ठीक है, देखो खींचने के लिए मैं रेक्टिफायर को पता और ज्यादा खींच सकता हूं, लेकिन फायदा क्या होगा? समझ रहे हो ना? हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि कोर्स खींचता चला जाए। अब देखो मैं आपको एक केस कराता हूं, अल्फा लेस देन 90 डिग्री। मान लो अल्फा लेस देन 90 डिग्री है। हाँ बेटा, मैंने वोल्ट सेकेंड बैलेंस इंडक्टिव लोड में आपको पढ़ाया भी था अर्नव, अगर आपको याद हो। हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्ट सेकेंड बैलेंस का मतलब था इंडक्टर की वोल्टेज का एवरेज 0 होता है, या ये कह दो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक, चलो ये देखो, पहले मैं Vs बनाऊंगा, फिर बच्चों मैं काम करूंगा V0 पे। ठीक है, और फिर मैं काम करूंगा I0 पे। करंट तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने नीचे तक बना दिया। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं पाई का वो पैरामीटर ले लेता हूं, फिर ये आ जाएगा मेरा 2 पाई,
3 पाई। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये मैंने Vm बना लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा -Vm, ये आउटपुट के लिए Vm हो गया भाई, ये आउटपुट के लिए -Vm हो गया। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना मैं Vs बनाता हूं। राइट, ये Vs होगा अपना, और फिर हम बनाते हैं -Vs। ये -Vs होगा। ठीक है ना, ये -Vs होगा। तो बेटा बढ़ना भी चाहिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। बेटा अभी नेक्स्ट वीक तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि कल आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नहीं होगी। कल हम लोग स्पेशल इवेंट करने वाले हैं फॉर ESE 2021 एस्पायरेंट्स। कल ESE 2021 वालों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। फुल नाइट स्ट्रीमिंग चलने वाला है, पहले की तरह, एंड गेम की तरह, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें प्रिपेयर करा के एग्जाम में भेजेंगे। तो ये बन गया बेटा हमारा सप्लाई। अब इसके बाद मैं आता हूं और मैं बनाता हूं आउटपुट। ध्यान से देखना, पहले मैं उसके लिए लिमिट्स बना लूंगा, वैसे ही साइन वाला ग्राफ। ठीक है, अब मैं कहता हूं भाई कि यहां पे ना अल्फा वाली लाइंस ड्रॉ कर लो। आपने अल्फा 90 से छोटा लिया है तो यहीं पे आएगा, फिर ये पाई प्लस अल्फा आएगा, और फिर ये 2 पाई प्लस अल्फा आने वाला है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, अल्फा से T1 T2 ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो इस ग्राफ को फॉलो करेंगे। अब जैसे ये ग्राफ नीचे जाएगा तुरंत पाई प्लस अल्फा से दूसरे थायरिस्टर्स का ग्रुप ऑन हो जाएगा, फिर वो -Vs को फॉलो करेंगे, फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से T1 T2 ऑन हो जाएंगे, फिर यही वाला ग्राफ आएगा। ऐसा ग्राफ आएगा भाई आपके लिए। अब बच्चों मेरी बात को यहाँ पे ना ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे यहाँ T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं, T3 T4, वापस से T1 T2। अब बच्चों देखो यहां पे ये जो ग्राफ मैंने बना दिया ग्रीन के अंदर, ठीक है, ग्राफ बना दिया ग्रीन के अंदर, वहां पे अगर देखा जाए V0 के ग्राफ में, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे बच्चों। क्या नोटिस करेंगे सर, कि ग्रीन वाले ग्राफ का ना पॉजिटिव एरिया नेगेटिव से ज्यादा है। पॉजिटिव एरिया आपका नेगेटिव से ज्यादा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड के ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लीज हेल्प। बेटा अगर कंट्रोल्ड के ड्रॉ हो जा रहे हैं मेरे बच्चे, तो ये अल्फा से ना शुरू करके 0 से कर लेते, वो कंट्रोल्ड का हो जाता, अनकंट्रोल्ड का हो जाता। अल्फा को 0 ही तो डालना है, मतलब उसमें दिक्कत कहां आ रही है तुम्हें? क्यों भाई, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है ना इस चीज में कि कंट्रोल्ड पढ़ने के बाद अनकंट्रोल्ड नहीं बन रहा, इसका मतलब ये है कि तुम ग्राफ्स को रट रहे हो। अगर ग्राफ समझ आ रहे होते तो तुम कहते सर अनकंट्रोल्ड तो हलवा है, क्योंकि अगर एक एक ग्राफ देख करके ही तुम बना पाओगे, अपने से एक भी ग्राफ नहीं बना पाओगे, तो उसका तो एक ही मतलब हुआ कि भाई तुमने ग्राफ समझा नहीं, तुमने एक तरह से माइंड के अंदर फोटो खींच लिया कि ऐसा आएगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगर लॉजिकली क्लियर है तो बेटा मैं ट्विस्ट भी करूंगा ना, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। अब सुनो मेरी बात, यहां पे देखो जो ग्रीन वाला ग्राफ है उसका पॉजिटिव एरिया नेगेटिव से ज्यादा है। ठीक है, फ्रॉम V0 we can observe positive area is greater than negative area। अब बेटा पॉजिटिव एरिया में इंडक्टर चार्ज होता है, पॉजिटिव एरिया में इंडक्टर चार्ज होता है, राइट।
तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, देयरफॉर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर is more than discharging. Charging of L is more than discharging. राइट, क्योंकि पॉजिटिव जब होगा V0 तब तो करंट बढ़ेगा, तो चार्जिंग ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि ज्यादा देर तक पॉजिटिव है। तो यहां पे मेरे बच्चों ग्राफ कैसा बनता है I0 का, देखो यहां से ना 0 से मान लो शुरू हुआ, बढ़ा 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 बढ़ा, नेगेटिव आके गिरने लगा, लेकिन ज्यादा गिरा नहीं, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर थोड़ा सा। इस टाइप से बेटा अगर आप करंट को देखो तो करंट आपका लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, करंट आपका लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अल्फा बेटा V और I में कोई लीनियर रिलेशन थोड़ी है कि V इक्वल टू आई आर, जो कि V गिरेगा तो I भी गिरेगा। V है LdI/dt, यानी करंट तब गिरेगा जब di/dt नेगेटिव होगा। di/dt नेगेटिव कब होगा, जब V नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे हुआ क्या, बेसिकली यहां पे एक खेल हो गया। यहां पे क्या हुआ, इंडक्टर करंट goes on increasing, क्योंकि डिस्चार्जिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस ऑपरेशन को बोलोगे अनस्टेबल। समझे, अल्फा लेस देन 90 पे आपको अनस्टेबल ऑपरेशन मिलता है। अच्छा ऐसे समझो कि हुआ क्या ना बेटा, हुआ क्या यहां पे कि T1 T2 ने चार्ज किया, फिर पाई के बाद उन्होंने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया। ठीक है, पाई के बाद उन्होंने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया। जब पाई के अंदर उन्होंने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया, इससे पहले वो पूरा डिस्चार्ज कर पाते, इससे पहले आपका T3 T4 ऑन हो गया। T3 T4 ऑन हो गया, उन्होंने फिर से चार्ज कर दिया। फिर T3 T4 डिस्चार्ज कर पाते, इससे पहले T1 T2 वापस से ऑन हो गए। T1 T2 ऑन हो गए, फिर से उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कोई भी थायरिस्टर इसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज करा पाए, अगला ग्रुप ऑफ थायरिस्टर उसकी चार्जिंग को स्टार्ट कर देता है। इस कारण से करंट बढ़ता जाता है। और बिल्कुल सही बात बोली शुभम ने यहां पे, इन दिस केस वोल्ट सेकेंड बैलेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। इन दिस केस वोल्ट सेकेंड बैलेंस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया ना यहां तक। I0 का ग्राफ समझ नहीं हुआ तो देखो, I0 बेटा देखो जब V0 पॉजिटिव है, अल्फा बेटा इतनी भी चीजें मुश्किल नहीं है जितना तुमको लग रहा है। देखो V0 है आपका LdI0/dt। ठीक है भाई, तो जब V0 बढ़ेगा, जब V0 पॉजिटिव होगा, सॉरी जब V0 पॉजिटिव होगा, dI0/dt पॉजिटिव होगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब होता है वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जब V0 पॉजिटिव होता है तो करंट बढ़ता है, और जब V0 नेगेटिव होता है तो करंट घटता है। तो हमने यही तो बोला, यहां देखो करंट बढ़ा अल्फा से पाई तक, जब V0 नेगेटिव हुआ तो करंट गिरा। लेकिन बेटा इतने छोटे एरिया में ज्यादा डिस्चार्जिंग नहीं आ पाई। फिर से बढ़ा, फिर से थोड़ा सा गिरा, फिर से बढ़ा, फिर से थोड़ा सा गिरा। ठीक है बेटा, हाईली इंडक्टिव लोड के अंदर रेजिस्टेंस तो होता है आयुष मेरे बच्चे, यहां रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहां रेजिस्टेंस एकदम जीरो। यहां टाउ हाई की बात नहीं हो रही, यहां ट्रांजिएंट की इक्वेशन भी नहीं लग सकती। जो आप e⁻t/τ लगाते हो ना, वो RL सर्किट में लगता है, ना कि प्योर इंडक्टर में। ठीक है, तो ये हाईली इंडक्टिव नहीं, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो यहां पे जो करंट आता है ना, वो साइनोसोइडल आता है। ठीक है, यहां पे करंट आपका ऐसा आ जाता है 1 - cos ωt या 1 + sin ωt, कुछ इस टाइप के करंट आते हैं। यहां पे एक्सपोनेंशियल नहीं आता है करंट। एक्सपोनेंशियल के लिए
रेजिस्टेंस भले ही छोटा ही सही, लेकिन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। यहां तक क्या चीजें हो रही हैं, यहां पे इससे पहले आपका इंडक्टर फुली डिस्चार्ज होता, अगली साइकिल में अगले सेट ऑफ थायरिस्टर्स ने उसे चार्ज कर दिया। अब मैं चलता हूं केस नंबर 2 पे बेटा थोड़ा, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ठीक है। चलो अब हम यहां पे क्या करते हैं, फिर से वैसे ही मार्कर्स ले लेते हैं अपने लिए, लिमिट्स, ठीक है। ये आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। चलो जी, Vm माइनस Vm ये आ गया भाई। ये होगा आपका Vs, V0, I0। अब देखना बच्चों, अब देखना क्या होगा, ध्यान से समझो। पहले मैंने Vs बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं माइनस Vs बना लेता हूं, ये Vs और ये माइनस Vs बन गया, ठीक है। हाँ बेटा, वोल्ट सेकंड का मतलब अर्नब यही होता है कि इंडक्टर जितना चार्ज उतना ही डिस्चार्ज। अगर आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं देखा तो आपको वोल्ट सेकंड बैलेंस में दिक्कत आ रही होगी। वोल्ट सेकंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या होता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस में आपका वोल्टेज का इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है। वोल्टेज का इंटीग्रेशन 0 होता है इंडक्टर वोल्टेज का। ये बात तो सही है, जेई नीट वाले बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं फ्री क्लास में, इसलिए ग्रेजुअली मैं भी उसी साइड मूव कर रहा हूं। चलो, अरे बाप रे, ये गड़बड़ हो गई। आपको अल्फा 90 के आगे रखना है, ठीक है। आपको अल्फा बेटा 90 के आगे रखना है, ठीक है ना। चलो अब की बार देखो, मैंने अल्फा 90 के आगे कर दिया। अब देखो यार, अब तुम लोग जो है ना थोड़ा सा डाउट कम पूछो, लेक्चर पे भी ध्यान दो। अब देखो भाई क्या होगा, यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुई, अब जितना ये चली उतना ही डिस्चार्जिंग कर देगी। जहां पे इंडक्टर फुल डिस्चार्ज हो गया वहां रुक गया। अब अगला थायरिस्टर तो अगली पिंक लाइन से आएगा, यानी पाई प्लस अल्फा से, वो भी चला, जितना चार्जिंग दिया उतना डिस्चार्जिंग, फिर ऐसे ही दोबारा से, ठीक है। तो बेटा यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान दो,
यहां पे इससे पहले अगला थायरिस्टर कंडक्शन में आता, यहां पे इससे पहले अगला थायरिस्टर कंडक्शन में आता, पिछले वाले ने पूरा चार्ज करके डिस्चार्ज भी कर दिया, है ना। बात समझ में आ रही है। इससे पहले अगला आपका कंडक्शन में आता, पिछले थायरिस्टर ने पूरा चार्ज करके डिस्चार्ज कर दिया है। यही तो हुआ है बस। यहां पे पिछली बार क्या हुआ था, डिस्चार्जिंग का टाइम मिल ही नहीं पाया था यार, उससे पहले अगला वाला ऑन हो गया था। इस बार खूब जम के टाइम मिला है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, करंट बढ़ेगा फिर गिरेगा, करंट बढ़ेगा फिर गिरेगा, करंट बढ़ेगा करंट गिरेगा, इस टाइप से। तो यहां पे वोल्ट सेकंड बैलेंस एप्लीकेबल है। देखो वहां पे वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या कहता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस ये कहता है कि इंडक्टर में जितनी चार्जिंग आए उतनी ही डिस्चार्जिंग आ जाए, ठीक है। तो उतनी ही डिस्चार्जिंग आ जाए। लेकिन पिछले केस में क्या हुआ, डिस्चार्जिंग पूरी होने से पहले अगले सेट ऑफ थायरिस्टर्स ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी भाई। अब जब ऐसा हुआ तो दिक्कत हो गई कि इंडक्टर का करंट बढ़ता गया। देखो वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या कहता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या कहता है कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो, ठीक है। तो इसके लिए ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ वी एल डी टी इज जीरो, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्जिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वोल्ट सेकंड बैलेंस। तो मैं ये बोलता हूं बच्चों कि in a full wave rectifier with purely inductive load, operation is unstable for alpha लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ऑपरेशन इज स्टेबल। तो यहां पे ना बस आपको स्टेबिलिटी का फंडा पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। बाकी तो आप जानते हो बेटा, मैक्सिमम करंट कहां पे आता है, पाई पे आता है, ठीक है। मैक्सिमम करंट आपका कहां पे आता है, पाई पे आता है। थैंक यू आमिर, थैंक्स अ लॉट। अब मुझे बताओ ये चीजें क्लियर हो गई, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई। प्योरली इंडक्टिव लोड बच्चों जल्दी से बताओ, प्योरली इंडक्टिव लोड सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वेवफॉर्म वगैरह बढ़िया तरीके से समझ आई कि नहीं आई। पिछले केस में क्या था, डिस्चार्जिंग वाला एरिया बहुत छोटा था, जिस कारण से डिस्चार्जिंग कम हुई थी, चार्जिंग ज्यादा थी। यहां चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए बराबर एरिया मिल गया। आप ये भी सोच रहे होगे सर डिस्चार्जिंग तो आगे तक भी जा सकती थी ना बेटा, जितना चार्ज ही नहीं हुआ उससे ज्यादा डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे अगर आप इसके आगे ले जाते ना, करंट नेगेटिव चला जाता, और नेगेटिव करंट एससीआर अलाउ नहीं करता, नेगेटिव करंट एससीआर अलाउ नहीं करता। मैं आपको ये चीज भी लिखवा देता हूं, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर can never be more than charging, can never be more than charging, else I naught becomes negative and SCR does not allow नेगेटिव करंट, ठीक है। एससीआर नेगेटिव करंट अलाउ नहीं करता, ठीक है।
आरएल लोड में क्यों इंक्रीज नहीं होता? चलो मैं आशुतोष का क्वेश्चन टैकल करता हूं। बच्चों का एक जो क्वेश्चन आ रहा होगा, बच्चों अब मुझे एक चीज बताना। मान लो मैं आपको एक बेसिक सा नेटवर्क देता हूं, ठीक है? ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक सा नेटवर्क दिया। अब मैं कहता हूं जब स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा V, विच इज L di by dt। इनिशियली करंट 0 था, t टाइम पे करंट आई। तो मैं कहता हूं कि एज t टेंड्स टू इंफिनिटी I ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। राइट? ये बताओ, ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई सबको? बिल्कुल प्राणित, आई विल टेक योर सजेशन बेटा, बट आई मेक शेड्यूल 1 वीक इन एडवांस। अगले वीक के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान्ड है, स्मार्ट ग्रिड पे भी जरूर आएगा आगे चल के। ये बात क्लियर हुई ना? वरना ऐसे सोच लो बेटा, मेथड 2, अगर आप स्टेडी स्टेट में इंडक्टर को शॉर्ट कर देते तो करंट कितना हो जाता? इंफिनिटी। अब लेकिन ऐसे ही दूसरा सर्किट देखो बेटा, मान लो यहां पे R छोटा ही सही, मुझे बताओगे जरा स्टेडी स्टेट में क्या होगा? बताओ जरा मुझे, स्टेडी स्टेट में क्या होगा भाई? स्टेडी स्टेट के अंदर आप करेंगे इंडक्टर को शॉर्ट, करेक्ट? तो आपका जो करंट बनेगा भाई, दैट I विल बी सिंपली V by R। अब ये क्यों नहीं बढ़ा? ये क्यों नहीं बढ़ा? समझे? फर्क है यार दोनों सर्किट में, फर्क है दोनों सर्किट के अंदर, समझो बात को। यहां पे ये जो आउटपुट वोल्टेज दिख रही है ना बेटा, ये सीधे इंडक्टर के अक्रॉस लग रही है, और आरएल सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी अक्रॉस R एंड L। तो यहां पे जो इंडक्टर की वोल्टेज होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? एक तरह से V माइनस IR। तो आप ये IR वाली टर्म को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप सिर्फ ये देख रहे हो कि वोल्टेज का पॉजिटिव रीजन ज्यादा है नेगेटिव से, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो वोल्टेज पूरी इंडक्टर के अक्रॉस नहीं जा रही, उसका कुछ हिस्सा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाता है और बची हुई वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस जाती है। समझ आया? बेसिक नेटवर्क है बेटा, बेसिक नेटवर्क। आप लोग गलती क्या कर जाते हो? आप ये सोचते हो कि आरएल सर्किट में जो वोल्टेज आ रही है, कई बच्चे मान लेंगे पूरी वोल्टेज R की है, कई मान लेंगे पूरी वोल्टेज L की है। कई बच्चे तो यहां तक कहते हैं कि सर इस सर्किट में पावर V स्क्वायर बाय R से क्यों नहीं आती? अरे भाई कैसे आ जाएगी? V दोनों का टोटल वोल्टेज है, R का वोल्टेज तो नहीं है। तो बेटा ये बेसिक फंडामेंटल्स जब आपके हिलते हैं ना, तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आनी शुरू होती है। इनके ऊपर बिल्ड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनमें दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। अब मुझे सभी लोग एक बार चैट में कंफर्म करेंगे क्लियर हुआ या नहीं प्योरली इंडक्टिव लोड? जल्दी से एक बार चैट के अंदर क्लियर करो, आप लोगों को क्लियर हुआ प्योरली इंडक्टिव लोड? और अगर क्लियर हो गया तो दिल बन जाना चाहिए भाई चैट के अंदर। चलो बताओ, आप लोगों को ना प्योर मतलब ये समझ लो प्योर गोल्डन फॉर्म में कंटेंट दिया जा रहा है। You are welcome Sayan and a big congratulations to you बेटा, a very very big congratulations to you। और सयन के लिए भैया क्लैपिंग हो जानी चाहिए चैट के अंदर। लड़के का एमटेक में सिलेक्शन हुआ है, जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे हो वो चीज फोड़ के आया लड़का, ताली बजनी चाहिए। चलो बहुत ही बढ़िया, सबको समझ आया ना? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यार आरई लोड पे। आरई लोड क्या कहलाता है? बैटरी चार्जिंग लोड। अब इस पे बहस मत करना क्यों कहलाता है सर। जो लोग हाफ वेव रेक्टिफायर छोड़ के बैठे हैं ना, तो उनके साथ दिक्कत होनी ही होनी है। किसी चीज का सीक्वेंस होता है, किसी कारण से होता है ना भाई। चलो आ जाओ इस पे। अब भाई आरई लोड के बारे में हम क्या जानते हैं, पहले वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
आरई लोड के बारे में बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि यहां पे थायरिस्टर या कोई भी डिवाइस इमीडिएटली फॉरवर्ड बायस नहीं होती, उसको फॉरवर्ड बायस होना होता है आफ्टर एन एंगल थीटा। करेक्ट, ये बात आप जानते हो ना कि आरई लोड के अंदर एक थीटा का कंसेप्ट आता है जिसके आगे फॉरवर्ड बायसिंग मिलती है। यहां डायरेक्टली जीरो एंगल से फॉरवर्ड बायसिंग नहीं बनती है। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं बेटा, एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये आपका Vs है, ठीक है। मैं कहता हूं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 T2 will be forward bias if Vs is greater than E. करेक्ट, Vs is greater than E। अब यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे ये Vs है और यहां पे बेटा ये E है। पॉजिटिव साइकिल में हम ये जानते हैं T1 T2 का रौला होता है, T1 T2 ही कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये मत कहना पॉजिटिव साइकिल में T3 T4 क्यों नहीं आ गए, T3 T4 रिवर्स बायस हैं और बाय डिफॉल्ट तो वो तो कंडक्ट करेंगे नहीं। बात सिर्फ किसकी करनी है, T1 T2 की। तो मैं बनाता भी हूं बेटा, यहां पे देखो मैं ना आपके लिए सर्किट बनाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी चीजें। देखो T1 T2 को जब आप ऑन करोगे, देखना मेरे बच्चों एक एक चीज यहां पे समझेंगे बेसिक से। ये Vs और ये तो अभी ओपन रहने दो बेटा, ठीक है। ये वाला डिवाइस भी ओपन रहने दो और इसको कर दो शॉर्ट, ठीक है। अब इधर आ गया आर ई। अब देखो ये Vs हो गया, यहां पे ये हो गया V0 और ये हो गया I0, ठीक। अब बच्चों एक चीज देखना, यहां पे ये देखो Vs का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे V0 के पॉजिटिव से जुड़ा और Vs का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से जुड़ा। देखो जरा, Vs का पॉजिटिव V0 के पॉजिटिव से जुड़ा और Vs का नेगेटिव V0 के नेगेटिव से जुड़ा। करेक्ट, तो यहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो बाय KVL V0 is Vs। दूसरी बात I0 है V0 माइनस E बाय R और V0 खुद है Vs यानी Vm साइन ओमेगा t माइनस E बाय R। तो बेटा थायरिस्टर तो पॉजिटिव करंट ही अलाउ करेगा ना, थायरिस्टर थोड़ी नेगेटिव करंट अलाउ कर सकता है। थायरिस्टर इज ओनली गोइंग टू अलाउ पॉजिटिव करंट। तो मैं ये कहता हूं कि सिंस SCR only allows positive current तो हम ये कह देते हैं Vm साइन ओमेगा t विल बी ग्रेटर देन E। ये कंडीशन हो गई, यानी थीटा से पाई माइनस थीटा। करेक्ट, थीटा से पाई माइनस थीटा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं बेटा कि मुझे ये भी बता दो इसी बहाने कि T3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो आप देखो यहां पे ना डायरेक्टली मुझे बता सकते हो सर T3 के अक्रॉस यहां पे Vs का नेगेटिव आया और यहां से पॉजिटिव आया, तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो T3 के अक्रॉस कितना होगा, T3 के अक्रॉस होगा माइनस Vs, ठीक है। T3 कितना होगा यहां पे माइनस Vs, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। VT3 कितना होगा माइनस VS। हाँ बेटा एनालॉग की तो कुछ खास जरूरत है नहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो यहां तक क्लियर हो गया। वैसे ये सब तुम्हारे दिमाग में डाला किसने है कि एनालॉग लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल VS नेगेटिव है, तो मैं कहता हूं T3 एंड T4 कंडक्ट। ठीक है, अब ना एक बार सर्किट बना के दिखाता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। देखो बच्चों मैंने क्या किया, देखो यहां पे VS कैसे था प्लस माइनस, मैंने ऐसे दिखा दिया माइनस प्लस, लेकिन माइनस VS। सर आपने पोलैरिटी भी बदली और माइनस VS भी लिखा। ठीक है, माइनस VS भी लिखा। अब बेटा यहां पे क्या होता है, अगर आप प्लस माइनस एक्सचेंज कर रहे हो तो आपने वैल्यू को क्या कर दिया, वैल्यू को भी रिवर्स कर दिया। ऐसा सोचो, देखो ऐसा सोचो, अगर VS नेगेटिव है तो माइनस VS पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस VS के लिए आपने टर्मिनल एक्सचेंज कर दिए। अब आपको समझ आएगा कि यहां सर सही कह रहे हो, T3 और T4 तो फॉरवर्ड हो गए। अब यहां देखो बच्चों, यहां देखो ये पॉजिटिव से जुड़ गया, माइनस वाला माइनस से जुड़ गया। देखो जरा, प्लस वाला प्लस से जुड़ गया और माइनस वाला माइनस से जुड़ गया। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कह सकते हो, बाय KVL V0 इज माइनस VS। सिंपल, V0 इज माइनस VS। अच्छा हाथ में दर्द हो जाता है लिखने से। विनय बेटा जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मैं एक दिन में 6 घंटे कभी 10 घंटे भी क्लास लिया था, तो ऑब्वियसली हैंड पेन वाला तो इशू होगा ही नहीं। अब देखो यहां पे एक क्लियर हो गई बात, यहां पे ये बात क्लियर हो गई, KVL की वजह से V0 इज माइनस VS। अब मैं कहता हूं आप I0 क्या लिखोगे, V0 माइनस E बाय R। तो मैं कहूंगा सिंस SCR only allows positive current, तो हम ये कंडीशन रख देते हैं माइनस VS ग्रेटर देन E। समझ गए का भाई, समझे? तो कंडीशन ये हो गई यहां पे कि माइनस VS मस्ट बी ग्रेटर देन E, माइनस VS मस्ट बी ग्रेटर देन E। अब आते हैं वेव फॉर्म पे, अब मजा आएगा। ठीक है, अच्छा चलो यहां पे भी एक काम ये करता हूं, मैं ना VT1 भी निकाल लेता हूं। अब देखो T3 ऑन होने से T1 पे क्या असर पड़ा, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। देखो जरा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस जुड़ा। अब यहां पे VT1 क्या हो गया, VT1 हो गया नेगेटिव ऑफ माइनस VS यानी
प्लस वी एस, ठीक है, प्लस वी एस। ये क्लियर हो गया ना? अब बच्चों चलो एक काम करते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं मस्त तरीके से, मजा आएगा। ठीक है, ये Vm हो गया। यहां पे हमें E का लेवल भी दिखाना रहेगा ना, तो ये V0 के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो ये तो बेटा होगा Vs का ग्राफ, ठीक है, ये होगा V0 का ग्राफ, ये होगा I0 का ग्राफ, ठीक है ना। चलो मस्त लग रहा है ना। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हाँ अभी SCR का ट्रिगरिंग एंगल पे आएंगे ना, अभी आते हैं उस पे ही। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बना लेता हूं Vs और माइनस Vs। अब माइनस Vs बना लेता हूं भाई, ये बन गया, ठीक है, ये आ गया आपका Vs और माइनस Vs। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लॉन्च इवेंट देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल जाएगा, कितने नंबर का आता है, क्या पूछा जाता है क्या नहीं, ये सब मैं स्ट्रेटेजी सेशन में ऑलरेडी बताता ही हूं, है ना। तो इन सब चीजों पे रोज टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। ये आ गया जी ई। अब ई कहां कहां टकराता है, देखो येलो वाला जो कर्व है ना वो तो है Vs, ऑरेंज वाला है माइनस Vs, येलो वाला है Vs, ठीक है। अब ये कहां कहां पे टकरा रहा है इस पे बात करते हैं बेटा। चलो ये हुआ, ये हुआ ई, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, मैं ना Vs और माइनस Vs ड्रॉ कर लेता हूं। ये बनाया,
ये बन गया। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं बच्चों कि यार देखो, एक सिंपल सी बात है, ये एंगल है आपका थीटा, ये है पाई माइनस थीटा, ये है पाई प्लस थीटा, और ये है 2 पाई माइनस थीटा। आपने ये अभी पता लगाया था बच्चों कि यहां पे आपके T1 T2 फॉरवर्ड कब होते हैं? जब Vs E से बड़ा होता है। जब Vs E से बड़ा होता है तब आपके T1 T2 फॉरवर्ड बायस होते हैं। ठीक है, तब आपके T1 T2 फॉरवर्ड बायस होते हैं, यानी यहां वाले रीजन में T1 T2 फॉरवर्ड होंगे। और जब माइनस Vs E से बड़ा होता है तब T3 T4 होते हैं। फिर जब Vs बड़ा होता है फिर से T1 T2 होते हैं। देखो आपने अभी निकाला ना, माइनस Vs जब E से बड़ा होगा तब T3 T4 फॉरवर्ड होंगे। लेकिन भाई ये तो SCR है, इतनी आसानी से कंडक्ट कर गया तो किस बात का SCR? तो SCR इमीडिएटली कंडक्शन नहीं स्टार्ट करता। ऑब्वियसली SCR इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद स्टार्ट करेगा। तो कुछ समय के बाद अगर ये स्टार्ट करेगा तो हमें तो बनाना पड़ेगा एक और मार्कर। तो ये देखो मैंने थीटा के आगे बनाया एक और मार्कर। ठीक है, यहां से हमारा अल्फा आएगा। समझे? अभी कोई पूछ रहा था ना फायरिंग एंगल का क्या हुआ सर, लो आ गया फायरिंग एंगल। तो पहले हमने ना SCR की फॉरवर्ड बायसिंग देख ली यार। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग देख ली तो हमने बोला SCR फॉरवर्ड बायस होते ही नहीं कंडक्ट करेगा, SCR बाद में कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। क्या होता है, T1 एंड T2 आर फॉरवर्ड बायस कहां से कहां तक? थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक। T3 एंड T4 आर फॉरवर्ड बायस फ्रॉम पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा। SCR does not immediately conduct after getting forward bias। इमीडिएटली कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। तो इस वजह से T1 T2 का जो आएगा वो आएगा अल्फा से पाई माइनस थीटा, और T3 T4 का जो आएगा वो आएगा पाई प्लस अल्फा से 2 पाई माइनस थीटा। समझे कि नहीं? बताओ। डायोड होता तो डायरेक्टली थीटा से शुरू कर लेता, डायोड होता तो डायरेक्टली थीटा से शुरू कर लेता, लेकिन बेटा यहां पे आपका SCR होने के कारण थोड़ा सा वेट करके वो स्टार्ट करेगा। वो वेट करके स्टार्ट करेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट इमीडिएटली। बात क्लियर हो रही है? इमीडिएट स्टार्टिंग नहीं होगी। अब आप जानते हो जब T1 T2 कंडक्ट करते हैं तो आपका आउटपुट कैसा आता है? आपका आउटपुट आता है Vs। लो जी, जब T3 T4 करते हैं तो माइनस Vs, जब फिर से T1 T2 करते हैं फिर से Vs। ठीक है, ये आ जाता है। अब जब कोई ना करे तब कितना आएगा, ये तो हमने देखना ही रह गया भाई। अगर कोई डिवाइस कंडक्टिंग ना हो, यहां पे इफ नो डिवाइस कंडक्ट्स, अगर कोई डिवाइस कंडक्ट ना करे तो ये जो I0 है, I0 इज 0, जिसका मतलब जो ये आपका V0 है, V0 विल बी E। कितना आएगा V0? V0 आएगा E के बराबर अगर कोई डिवाइस कंडक्ट ना करे। ठीक है,
तो देखो ये बीच बीच में ना ऐसे ई आ जाएगा, समझे, ऐसे जब कोई कंडक्ट नहीं कर रहा, देन इट विल बी ई। यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए भाई किस टाइप से हमारा आउटपुट वोल्टेज बन रहा है। अब बात आती है सर आउटपुट करंट कैसा होगा। आउटपुट करंट के लिए बेटा बहुत सिंपल लॉजिक है, आई नॉट इज वी नॉट माइनस ई बाय आर। अब मैं कहता हूं वी नॉट माइनस ई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नॉट वाले ग्राफ को ई नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। वी नॉट वाले ग्राफ को ई नीचे शिफ्ट करोगे, जब ई नीचे शिफ्ट करोगे बच्चों तो ये जो ई वाला लेवल है ये आ जाएगा 0 पे। जब ई नीचे शिफ्ट करोगे तो ये जो ई वाला लेवल है ये आ जाएगा 0 पे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये 0 पे आ गया, ये बन गया आई नॉट का ग्राफ। क्लियर हुआ आई नॉट का ग्राफ कैसे बन गया, मुझे बताओ ये वेवफॉर्म क्लियर हुई या नहीं हुई। पहले मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन आपको सिखाई, फिर मैंने एक ट्विस्ट डाला कि ये SCR है, ये फॉरवर्ड बायस होते ही कंडक्ट नहीं करता है, ये अल्फा से कंडक्शन स्टार्ट करता है, जहां पे कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। समझ आया बढ़िया से। चलो अब मैं कहता हूं, मैंने आपको यहां पे एक चीज बताई थी कि फॉर RE लोड ऑलवेज अप्रोच वाया करंट, करेक्ट। मैंने बताया था ना हमेशा करंट से अप्रोच करना, भाई बताया था कि नहीं, बोलो आप ही लोग। तो मैं कहता हूं यहां पे क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका पीरियड होता है पाई। अब पाई में भी यार ये कंडक्ट करता है अल्फा से पाई माइनस थीटा तक। देखो पहले भी यही कंडीशन थी हाफ वेव में, बस वहां पीरियड था 2 पाई, वहां जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखे थे ना वो था आपका 2 पाई। यहां पे वही चीज पाई हो गई, बाकी सब चीजें सेम है। अब देखो 1 बाय पाई आर कर दिया हमने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस कर दिया, तो माइनस कॉस कर दिया तो पहले लोअर लिमिट डाले फिर अपर लिमिट, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो यहां प्लस बन के आ गया माइनस ई पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया। हाँ जी क्या डाउट है। T1 T2 ऑन कैसे हुआ बेटा, T1 T2 फॉरवर्ड बायस थे थीटा से पाई माइनस थीटा तक, उसमें आपने अल्फा पे गेट पल्स दे दी तो T1 T2 ऑन हो गए मिथिलेश। दो ही तो चीजें चाहिए SCR को ऑन होने के लिए, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक गेट पल्स। तो ये क्लियर हो गया आई नॉट एवरेज। अब ऐसे ही आई नॉट RMS, इसी चीज को स्क्वायर के अंदर लिख दिया जाए या स्क्वायर रूट के, सॉरी, बट वहां पे करंट का स्क्वायर करोगे, राइट, VM देखो ये लिखोगे RMS के लिए, ठीक है, RMS के लिए लिखोगे। अब बेटा देखो ये तो रिक्वेस्ट करने का थोड़ा अजीब सा तरीका हुआ कि आप 100 रुपीज डोनेट करके ये कह रहे हो कि सर एक HVDC पे डिटेल में वीडियो बना दो। यार देखो यहाँ पे जो हम कंटेंट दे रहे हैं डेफिनेटली हम लोग बीटेक लेवल का दे रहे हैं, बट बीटेक लेवल में भी इतने सारे इलेक्टिव्स, इतनी सारी चीजें होती हैं, वो सब थोड़ी ना कवर कर सकते हैं। अगर अल्फा थीटा से पहले दे दो तब क्या होगा, अल्फा अगर थीटा से पहले दोगे देन इट विल बिहेव एज अ डायोड और तब ये कंडक्शन थीटा से चालू करेगा।
बेटा वी नॉट वाली अप्रोच तब फॉलो कर लो अरानी जैसे हाईली इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है। मैं सिर्फ यहां पे देखो क्यों बोलता हूं, मैं इसका लॉजिक है, यहां करंट देखो बाकी एरिया में जीरो है, इंटीग्रेशन आसान है। यहां वोल्टेज यहां साइन ओमेगा टी करोगे, उसके आगे फिर ई का इंटीग्रेशन करोगे, तो बेसिकली दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो जहां पे बेटा जहां पे एक इंटीग्रेशन से काम चल रहा हो वो बेटर अप्रोच है। करंट में एक ही पल्स आ रही है तो एक इंटीग्रेशन, वोल्टेज में दो इक्वेशन आएंगी, एक साइन ओमेगा टी की और एक कांस्टेंट की, तो दो इंटीग्रेशन लगेंगे। ठीक है, तो मैंने देखो आर बाहर निकाल लिया। अब मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई स्क्वायर। साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 वाला मैं ई के साथ ले लेता हूं, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो आसान है। अब ना मेरे पास एक टर्म बची कॉस 2 ओमेगा टी वाली। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी वाली बची। कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा हाफ साइन 2 ओमेगा टी, हाफ साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, हाफ साइन 2 ओमेगा टी के अंदर माइनस में है ना, तो प्लस करके लोअर लिमिट डालो, हाफ साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 थीटा। सर ये प्लस साइन 2 थीटा कैसे लिखा? साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा होता तो माइनस साइन 2 थीटा होता, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब एक टर्म बची इनकी क्रॉस, माइनस 2 वीएम ई साइन ओमेगा टी, माइनस 2 वीएम ई साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो लोअर लिमिट कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। लो जी, ये बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया मैंने क्या किया यहां पे? देखो थोड़ा सा ना अगर आप इसको मेंटली सॉल्व करोगे तो ये बहुत इजीली बन सकता है। और यहां पे जो Vs मैंने लिखा है ना, Vs इज एक्चुअली Vm ओवर √2। कर तो आप भी सकते हो बेटा लिख लिख के, लेकिन हमें ग्रेजुअली ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ट्रेन होना है कि ये एक्सप्रेशन से यहां पे हम डायरेक्ट आए, हम लोगों को माइंड में कैलकुलेशन करनी है। मैंने कैसे किया फिर से समझा देता हूं। मैंने पहले इसका स्क्वायर ओपन किया, तो ये बना Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और एक टर्म बनी ई स्क्वायर। अब Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता? Vm स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यही होता ना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो Vm स्क्वायर बाई 2 जो होता उसको मैंने ना Vs स्क्वायर कर दिया पहले ही। देखो तो जो आपका बनता ना Vm स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, उसे मैंने कर लिया Vs स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब 1 तो कांस्टेंट और इधर से ई स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो v स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लिमिट से मल्टीप्लिकेशन, बस पहली टर्म आ गई, पहली टर्म आ गई। अब अगला cos 2 ओमेगा टी बचा, लेकिन cos 2 ओमेगा टी माइनस में था, ये ध्यान देना, माइनस cos 2 ओमेगा टी था। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हुआ sin 2 ओमेगा टी बाई 2, एक और 2 आ गया, वो यहां पे आ गया एक और 2 sin 2 ओमेगा टी बाई 2 वाला, लेकिन माइनस था। माइनस को मैं कैसे डील करता हूं हमेशा इंटीग्रेशन में कि पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालता तो साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा, साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा नेगेटिव आता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया। अब तीसरी टर्म बची इनकी क्रॉस, माइनस 2 Vm इंटू ई साइन ओमेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस के लिए पहले लोअर लिमिट डाला कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा फिर से माइनस कॉस थीटा आया तो प्लस बन गया, हो गया इंटीग्रेशन। एक एक टर्म पे फोकस करते चलो ना, पहले कांस्टेंट टर्म ली,
फिर cos 2 ओमेगा टी वाली ली, फिर इनके जो 2ab वाली टर्म थी उसका इंटीग्रेशन किया, बस बन गया मेरा आंसर। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर हम कहें लोड के अंदर पावर चाहिए, पावर बैटरी के अंदर पावर कितनी जाती है, E इंटू आई नॉट एवरेज। मैंने बताया था ना, वोल्टेज या करंट में से एक भी चीज अगर कांस्टेंट है तो दूसरे का एवरेज लेते हैं, ये हो गया। पावर इन रजिस्टर में कितनी जाएगी, आई नॉट आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब अगर आपको यहां पे चाहिए बेटा क्या, यहां पे अगर आपको चाहिए रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, तो आप क्या करोगे, वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज बाय वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस। अब वी नॉट एवरेज का तरीका सिंपल है भाई, ये तो सिंपल है, ये होता है E प्लस आई नॉट एवरेज इंटू आर। लेकिन ना वी नॉट आर एम एस इतना इजीली नहीं आता, वी नॉट आर एम एस इतना इजीली नहीं आता बेटा। डायोड वाले में बस ये होता, अल्फा की जगह थीटा से कंडक्शन स्टार्ट होता, कल्याणी। ठीक है, वी नॉट आर एम एस ना आपको अलग से निकालना पड़ेगा बच्चों। कैसे, देखो ऐसे करोगे पाई, अब अल्फा से पाई माइनस थीटा तक तो आपको साइन वाला ग्राफ मिल रहा था, लेकिन मुझे पाई की साइकिल में देखना है। इसके आगे वोल्टेज जीरो नहीं होती, करंट जीरो होता है, तो इसके आगे वोल्टेज होती है E। ठीक है, तो E स्क्वायर का इंटीग्रेशन बना। ठीक है, E स्क्वायर का बन गया, इसीलिए तो मैं बचता हूं वी नॉट वाले से, इसीलिए तो मैं बचता हूं वी नॉट वाले से कि मैं वी नॉट में मुझे ना दो इंटीग्रेशन लग जाएंगे, अभी एक ही में काम हो गया। फिर आप चाहो तो बेटा TUF निकाल सकते हो। कैसे, जहां पे L नहीं आता ना वहां पे चीजें बड़ी इजी होती हैं, तो दुआ करो L आए तो फिर हाईली इंडक्टिव लोड आए, या तो L आए नहीं। करेक्ट। अब हम जानते हैं भाई लोड का सारा करंट जब सोर्स से ही जा रहा है तो IS RMS इज सेम एज आई नॉट RMS, क्योंकि दोनों का करंट सेम है। ठीक है, दोनों RMS सेम आएंगे। अब और क्या निकालना चाहोगे इसके अलावा, इसके अलावा फॉर्म फैक्टर वी नॉट RMS बाय वी नॉट एवरेज, कुछ भी निकाल सकते हो जो निकालना चाहो, आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, सबके पास नहीं होते बेटा, किसी किसी के पास होते हैं फंडामेंटल सॉलिड वाले, आप लोगों के पास है, फायदा उठाओ। ठीक है, सारे पैरामीटर आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो लगेगा, नो डाउट। जहां E इन्वॉल्व हो गया वहां पे कैलकुलेशन आना ही आना है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो तो आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो। अब सर लास्ट लोड RLE लोड, जिसको कि हम कहते हैं DC मोटर लोड, अब इसके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास। अब हमने बोला बेटा RE लोड के अंदर T1 T2 कंडक्ट किए अल्फा से कहां तक, पाई माइनस थीटा तक। इनपुट पावर फैक्टर लिख दूं बेटा, लो इनपुट पावर फैक्टर इस PR, जो मैंने पीछे लिखा है ना अभी यही, प्लस P बैटरी बाय VS RMS IS RMS। इसमें ना ऊपर रियल पावर आती है, DC पावर से मतलब नहीं है। ठीक है, DC पावर से मतलब नहीं है, इसमें ऊपर रियल पावर आती है। अब आ जाओ, मैंने ये बोला बेटा T1 T2 कंडक्ट करेंगे, T1 T2 कंडक्ट करेंगे फॉर RE लोड, फॉर RE लोड
T1 T2 will be on from अल्फा से पाई माइनस थीटा, T3 T4 will be on पाई प्लस अल्फा से 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो बेटा यहां तक अगर हमें बात समझ आती है, अब मैं क्या कहता हूं, ड्यू टू एडिशन ऑफ इंडक्टर बीटा विल इंक्रीज, राइट। आप ये जानते हो ना, एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ता है, यानी बीटा जो आएगा वो पाई माइनस थीटा से ज्यादा ही आएगा। बीटा जो आएगा वो पाई माइनस थीटा से ज्यादा ही आएगा। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो अल्फा है 60 डिग्री, मान लो अल्फा है 60 डिग्री और थीटा है आपका 30 डिग्री, थीटा है आपका 30 डिग्री। तो ये कंडक्शन कहां बना, 60 से लेके 150, राइट। पाई माने 180 होता है ना, 60 से 180 माइनस 30 150। अगला कंडक्शन आएगा कहां, 180 प्लस 60 यानी 240 से, 240 से आएगा। पहला खत्म हो गया 150 पे। लेकिन बेटा, लेकिन ध्यान से सुनो, अब इंडक्टर लगाने से 150 के आगे कंडक्शन जाना ही जाना है, 150 के आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा ये तो आप जानते हो बेटा, न्यूमेरिकल टेक्निक से निकाला जाता है, कोई आसान तरीका इसका नहीं होता कि ये कहां तक जाएगा। अब मैं कह रहा हूं यहां 150 पे रुकना चाहिए था, लेकिन इंडक्टर की वजह से 150 के आगे जाएगा और आप जानते हो अगला थायरिस्टर 240 से आएगा। अगर बेटा आगे जाते जाते गलती से 240 तक पहुंच गया तो 240 से अगला वाला थायरिस्टर क्या बोलेगा, अब भाई तू आराम कर, मैं देखता हूं लोड को। तो फिर वहां से वो संभाल लेगा मोर्चा। अगर दूसरे थायरिस्टर ने संभाल लिया 240 से, तो कंडक्शन तो कभी रुका ही नहीं, कंडक्शन तो कभी रुका ही नहीं। फिर समझे मेरी बात। लेकिन अगर 150 से 240 के बीच करंट जीरो हो गया तो वहां थोड़ी देर के लिए कंडक्शन रुकेगा, एंड दैट विल बी द केस ऑफ डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन, दैट विल बी द केस ऑफ डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। आशुतोष मेरे भाई, आरएल लोड के अंदर ऐसा होता है कि करंट एक्सटिंक्ट नहीं होता, उससे पहले अगला थायरिस्टर चालू हो जाता है। आरएल में ऐसा होता है, आरएलई में ऐसा जरूरी नहीं है। आरएल में हाईली इंडक्टिव लोड में मैंने क्या बताया था कि इंडक्टेंस इतना हाई है कि इससे पहले करंट जीरो जाता, अगले ग्रुप ऑफ थायरिस्टर आ गए, उन्होंने करंट को संभाल लिया। लेकिन अभी मैंने हाईली इंडक्टिव तो बोला ही नहीं। अगर मैं यहां हाईली इंडक्टिव बोल दूं तब आप ये कह सकते हो कि सर करंट कभी रुकेगा नहीं, करंट लगातार में फ्लो करता रहेगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आरएलई की, मैं ये नहीं कह रहा इंडक्टेंस हाई है या लो है। मैंने सिर्फ आपको क्या एग्जांपल दिया, रुको मैं एग्जांपल भी लिखता हूं। सपोज इफ अल्फा इज 60 डिग्री एंड थीटा इज 30 डिग्री, तो मैं कहता हूं कि आरई लोड के अंदर, आशुतोष ध्यान से समझना बेटा, तुम लोग ना कभी कभी जबरदस्ती कंफ्यूज होते हो एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के बावजूद भी। यहां पे T1 T2 चलेंगे और 240 से 330 T3 T4। तो मैं क्या कहूंगा कि I विल बी 0 बिटवीन 150 डिग्री एंड 240 डिग्री। अब मैं कहता हूं लेकिन RLE लोड की बात की जाए, RLE लोड, RLE लोड में क्या होगा, बीटा विल बिकम ग्रेटर देन 150 डिग्री ड्यू टू इंडक्टेंस। नाउ if current does not become zero, if current does not become zero till 240 degree due to high inductance, then
T3 T4 will start from 240. T3 T4 will start from 240. अब यहां से क्या हुआ एक तरह से, therefore current continuously flows, current continuously flows, और इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। करंट कभी रुका ही नहीं। अब लेकिन मान लो एक और चीज मान लो, अगर मान लो बीटा होता 210 डिग्री, देन T1 T2 stop conduction at 210 degree while T3 T4 begin at 240, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिटवीन 210 डिग्री and 240 degree no devices conduct, therefore इसीलिए कहता हूं बेटा रटो नहीं। अब आशुतोष तुमने रट लिया होगा कि बीटा होता है पाई प्लस अल्फा, और जबकि मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में ये चीज बहुत अच्छे से समझाया था कि बीटा आपका न्यूमेरिकल मेथड से निकलता है। अब मुझे बताओ ये चीज समझ आई? अगर हाईली इंडक्टिव लोड होगा तो डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो इससे पहले डिस्चार्जिंग हो अगला थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर हाईली इंडक्टिव लोड नहीं होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, तब तक अगला थायरिस्टर ऑन नहीं हो पाएगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। इसीलिए जब मैंने आरएल लोड पढ़ाया तो मैं वहां हाईली इंडक्टिव मेंशन किया कि भैया इससे पहले डिस्चार्जिंग होती इंडक्टर की पूर्ण रूप से, इससे पहले अगली साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब समझ आया? नहीं आशुतोष, यहां पे आर भी है, ई भी है, यहां अनस्टेबल नहीं होता। अनस्टेबल सिर्फ और सिर्फ आपका प्योर इंडक्टिव लोड के अंदर देखा जाता है। तो अब बेटा देखो यहां पे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की कंडीशन क्या होगी कि बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा। कहने का तात्पर्य है करंट जीरो जाता जिस एंगल पे, उससे पहले अगला कंडक्शन स्टार्ट हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? नेक्स्ट पेयर ऑफ थायरिस्टर्स, next pair of thyristor start to conduct before first pair stops। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पे ये कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन बन गया। सर इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी? इसकी वेवफॉर्म मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले वीएस बना लेते हैं भाई, हमारे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है वीएस। अब वीएस से देख के हम बना लेंगे वी नॉट, और वी नॉट से देखा देख हम बना लेंगे आई नॉट। ठीक है, यहां पे ना बेटा ये मान लो, एज्यूम हाईली इंडक्टिव लोड। तो हाईली इंडक्टिव लोड के अंदर आई नॉट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, आई नॉट कांस्टेंट आएगा। अब देखो भाई यहां पे क्या होगा, समझते हैं वेवफॉर्म बढ़िया तरीके से। देखो कॉन्टिन्यूअस वाला मैं करा रहा हूं, डिसकॉन्टिन्यूअस वाला ना आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आज आपको करके लाना है। आप लोग डिराइव करोगे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस में, कैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि अब मैं ये मानता हूं नाउ यू आर केपेबल इनफ ऑफ डूइंग दीज थिंग्स।
क्योंकि बेटा अब हमें इसको करते हुए ना 8-9 लेक्चर हो गए यही ग्राफ बनाते बनाते, राइट? तो अब तो बनने भी चाहिए यार। वैसे ही बताओ, वेवफॉर्म का डर निकला या नहीं निकला दिमाग से? बेटा वेवफॉर्म कोई भी तभी बना सकता है व्हेन समबडी अंडरस्टैंड्स कि हाउ सर्किट्स वर्क। कुछ लोग का अप्रोच पता है क्या रहता है कि ना वेवफॉर्म समझ आ जाए। अरे भाई, जब सर्किट ही समझ नहीं आया तो वेवफॉर्म कैसे बन जाएगी? वेवफॉर्म समझने वाली चीज थोड़ी है, समझने वाली चीज है सर्किट। सर्किट का ऑपरेशन अगर क्लियर है तो वेवफॉर्म उसे और क्लियर करता है, ठीक है? वेवफॉर्म ज्यादा अच्छे से उस चीज को ही एक्सप्लेन करता है। तो वेवफॉर्म इज नॉट समथिंग जो कि इंडिपेंडेंटली कुछ भी समझाएगा आपको। वेवफॉर्म से किसी को भी चीजें तब समझ आती हैं जब पहले उसे सर्किट का वर्किंग क्लियर हो। अब मैक्सिमम बच्चों का ना वही गायब रहता है। अब देखो, कल ही कोई बच्चा लिख रहा था कि हमें तो एग्जाम लेवल का पढ़ा दो। बेटा मैं आपको गेट से ऊपर लेवल का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, टू बी ऑनेस्ट। बस ये है कि चीजों को डिटेल में लेके चल रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े। अगर बाकियों की तरह मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कि ये चीज याद कर लेना, चीजें हो जाएंगी, तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे ना। प्रॉब्लम कहां पे सॉल्व हुई? प्रॉब्लम तो तब सॉल्व होगी, ठीक है? प्रॉब्लम तो आपकी तब सॉल्व होगी जब आप चीजें बिना रटे कर पाओगे, ठीक? Vs माइनस Vs Vs, ठीक है? पता है, जब मैंने तुम्हारे लिए फुल वेव रेक्टिफायर प्लान किया था तो मुझे लगा था 3 लेक्चर में हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना हमें यहां पे 5 लेक्चर करने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद 3 फेज भी है। देखो ये मैंने अल्फा ले लिया बच्चों, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूं कि भाई जब T1 T2 कंडक्ट करेंगे, जब T1 T2 कंडक्ट करेंगे तो आप जानते हो V नॉट क्या आएगा? Vs। V नॉट क्या आएगा? Vs। अब इससे पहले ये रुकते, अगले थायरिस्टर्स आ गए, अगले आ गए तो फिर वो माइनस Vs देने लग गए। इससे पहले वो रुकते, फिर से फर्स्ट पेयर आ गया, फिर वो फिर से Vs देने लग गया। ठीक है? इस टाइप से ग्राफ आ गया, यानी सेम एज RL लोड। कैसा आ गया ग्राफ बेटा? सेम एज RL लोड, ठीक है ना? और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट तो कांस्टेंट आएगा हाईली इंडक्टिव लोड में। दिस इज योर I नॉट। तो मैंने यहां पे बच्चों क्या बोला ना, ध्यान देना कि यहां पे आपके T1 T2 कंडक्ट कर रहे थे और यहां पे T3 T4, फिर T1 T2, तो कहीं भी ग्राफ में E नहीं आया, ठीक है? सिंस one pair of thyristor, one pair of SCR is always conducting V naught is either Vs or minus Vs, but V naught is never E। तो आपको ना V नॉट के ग्राफ में E नहीं दिखता। V नॉट की वैल्यू बेटा E तब होती है जब आपका जब आपका I नॉट 0 होता है, ठीक है? V नॉट E तब होता है जब I नॉट 0 होता है। V नॉट इज इक्वल टू E when I नॉट इज 0, since I नॉट never becomes 0,
since I naught never becomes 0, E does not appear in V naught. समझे भाई? तो यहां पे देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। तो मैं क्या कह देता हूं, इन टर्म्स ऑफ V naught RLE load behaves as RL load, same as RL load for high inductance। समझ आया? हाई इंडक्टेंस के लिए ना RLE जो है RL लोड की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए जो है ना कंटिन्यूअस कंडक्शन वाला केस बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि भाई RLE लोड दे दिया। अब मुझे ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रहता है कि भाई RLE लोड को RL की तरह ट्रीट करना है जब कभी हाई इंडक्टेंस आ जाए, क्योंकि E का रोल नहीं आता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हम लोग याद रखते हैं ना, यही एक्चुअली एंड में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब राहुल पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन आंसर बता दो प्लीज, कि आप ऐसे ही एग्जाम में करते हो क्या इतना धीरे धीरे? राहुल मुझे एक चीज बताओ, एग्जाम में बेटा एग्जामिनर कभी बाजू आके बैठा नहीं जिसको समझाना पड़ा हो? अगर बाजू में बैठता और वो उसको समझाना पड़ता तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही करता धीरे धीरे, और अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं ऑब्वियसली इतना धीरे क्यों करूंगा? अब अगर चलो मैं तेज करता हूं, ठीक है, मैंने फटाफट वेव फॉर्म बना दी कि भाई ऐसे बनती है, अब आप समझ लेना कैसे बनी, अपने आप समझ जाओगे। तो पॉसिबिलिटी बताओ कि समझ पाओगे या नहीं है? सोचने वाली बात है। एक रेक्टिफायर में मैं कितना टाइम दे रहा हूं, एक लोड के अंदर तकरीबन आधे से पौना घंटा, राइट? और एक क्वेश्चन के लिए गेट में कितना टाइम मिलेगा? 3 मिनट। लेकिन यहां मैं क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहा हूं ऑब्वियसली। तो बेटा टीचिंग एंड लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, क्वेश्चन इज सॉल्विंग इज नॉट अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर ना देखो आपका V नॉट एवरेज जो आएगा, और अगर देखना चाहते हो मैं एग्जाम में कैसे करता हूं, मैंने इस साल 2021 का पूरा पेपर लाइव सॉल्व किया था स्क्रीन पे, है ना? तो वहां पे आप देखो कि किस तरीके से कैसे सॉल्व होता है पेपर। लेकिन बेटा देखो यहां ना I नॉट एवरेज में बदलाव आ जाएगा। यहां I नॉट एवरेज V/R नहीं होगा, क्या होगा? समझे? ये डिफरेंट है, क्योंकि भाई I नॉट का KVL डिफरेंट है। सही है, E भी तो लगा हुआ है, और V नॉट RMS तो उसी की तरह आ जाएगा Vm/√2। V नॉट का ग्राफ सेम आया ना, बात ये है V नॉट का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आया है RL लोड की तरह। सही है। अब देखो डिसकंटीन्यूअस में आपको क्या करना है बेटा, डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन में L इज नॉट वेरी हाई, तो आप इसमें क्या मानना कि यहां पे एज्यूम करना बीटा इज ग्रेटर देन पाई बट बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा। तो क्या होगा, T1 T2 स्टॉप कंडक्शन, T1 T2 स्टॉप कंडक्शन एट बीटा, एंड T3 T4 स्टार्ट एट पाई प्लस अल्फा। सो जब हम बात करते हैं बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक की, उस दौरान नो डिवाइसेस कंडक्ट, कोई भी डिवाइस कंडक्ट नहीं करती है, और वहां पे V नॉट आएगा E। अब बना लोगे वेवफॉर्म? बताओ भाई, वेवफॉर्म बना लोगे? मुझे बताओ। बीटा कुछ मान लेना, बीटा कुछ मान लेना, ठीक है, जो भी आप मानो, पाई से आगे थोड़ा सा और पाई प्लस अल्फा से पीछे, तो अल्फा थोड़ा बड़ा ले लेना, ठीक है, अल्फा थोड़ा सा बड़ा ले लेना आगे की तरफ, ताकि पाई और पाई प्लस अल्फा में अच्छा खासा गैप रहे।
कहने का मतलब ये है ना, देखो अल्फा इतना छोटा मत लेना, ये पिंक वाली लाइन को थोड़ा आगे शिफ्ट करके लेना। बड़ा लोगे अल्फा तो बहुत क्लियरली आपको बीटा भी नजर आएगा और आपको वेवफॉर्म के अंदर ई भी नजर आएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको वेवफॉर्म बनानी है V0 और I0 की, ठीक है। V0 और I0 का ग्राफ आप लोग बनाओगे, ठीक है। बाकी ये वाला अभी छोड़ दो यार, ये जो है ना ये, चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। एक तो इन्वर्टर का था, इन्वर्टर वाला तो आगे चल के बताऊंगा। चलो अब एक चीज देखो यार कि अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है ना तो यहां से अटेंड करना। तो यहां पे अपकमिंग में लिंक मिल जाएंगे। अपकमिंग मैंने आपके लिए ना 2 सीरीज प्लान कर रखी हैं। एक तो मशीन के कुछ बेसिक्स, क्योंकि मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 से, तो मशीन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कवर कराऊंगा। और दूसरी सीरीज मैंने प्लान कर रखी है जस्ट आफ्टर दैट कि हम पीएसयू के लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे यहां, ठीक है। तो पीएसयू एग्जाम्स जो भी अपकमिंग है उसके हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब देखो अगली क्लास अपनी मंडे को होगी, कल नहीं होगी। कल हम लोग ईएसई कॉन्क्वेस्ट करने वाले हैं। ईएसई के लिए जितने सब्जेक्ट आते हैं एग्जाम में, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन हम लोग कल लगाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट A to Z। मैं पर्सनली लगवाऊंगा पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और मटेरियल साइंस, ये 4 सब्जेक्टों के क्वेश्चन कल लगवाऊंगा। तो अपना नेट पैक रिचार्ज रखना, रात को जगराता होने वाला है कल ईएसई के लिए, मजा आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड गेम याद है ना, वैसा ही होगा। तो बेटा इस बार संडे को होने वाला है मेगा कॉम्बैट, तो संडे को मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना, बढ़िया स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और 500 लकी विनर्स, हाँ यूट्यूब पे होगा, 500 लकी विनर्स यहाँ पे आईपैड, वॉच, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और हेडफोन भी जीत सकते हो। अगले हफ्ते बेटा हम लोग 2 लेक्चर लेकर के पहले खत्म करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फिर 3 फेज पे आ जाएंगे। विशाल सर मे बी यार कल या परसों से स्टार्ट करें, उनको सर को टाइफाइड हो गया है, ठीक है। और बेटा आदित्य सर ने कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है प्लस पे, तो जल्दी से आ जाओ, कोड आप जानते हो अंकित ESE। और मेरा मशीन्स का कोर्स आ रहा है वेंसडे से, तो वेंसडे से आप लोग मेरे साथ मशीन में जुड़ो। प्लस पे 160 आवर से ज्यादा का कंटेंट है, 1000 क्वेश्चन कराऊंगा डेली असाइनमेंट में, और वीकली क्विज होगी, 8 से 10 टेस्ट दिए जाएंगे, और यहां पे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लगेंगे। बेटा गेट ड्राइविंग सर्किट जो है लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, तो आगे का कुछ कह नहीं सकते। और आप लोगों के कहने से बेटा प्राइस हाइक की डेट को हमने डिले कर दिया है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर लो और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओ। अंकित ESE के साथ आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फीस है 27,225, 18 मंथ से 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, या आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे करने के अलावा अनअकैडमी से एजुकेशन लोन का फैसिलिटी भी ले सकते हो। मशीन का कौन सा टाइम बेटा 10 बजे। अंकित ESE आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। तो बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना, ठीक है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लो, यहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे अभी आपको इमीडिएटली नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। नहीं बेटा रात को 10 बजे सॉरी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और बेटा हम लोग बग्स बाउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो बग्स बाउंटी प्रोग्राम में अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ एक तरह से फ्लॉज हैं, कुछ हमने ऐसे बोला हो कि किसी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया हो, डेफिनेटली यू कैन रिपोर्ट इट और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और आपको अगर आपका रिपोर्ट सही है तो इट विल बी रिवॉर्डेड। तो बेटा मशीन का टाइम सुबह 7 बजे और 10 बजे ही तो है, 2 क्लास लगेंगी पर डे, 7 से 9 और 10 से 12। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि लेक्चर कैसा लगा। मैं आप सभी के कमेंट रीड करता हूं डेली बेसिस पे। और इसके अलावा बच्चों अब मंडे मिलेंगे सेम टाइम 6 बजे, फुल वेव रेक्टिफायर खत्म करके ना सेमी कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डायोड और रेक्टिफायर साथ में लगे होंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।